हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ। और बिलीव मी, कुछ ग्राफ तो ऐसे हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास है। अब दोस्तों, सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आ सकता है एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो ग्राफ ई और आर स्क्वायर के बीच का होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर कोई कंडक्टिंग सेल है, जैसे कंडक्टिंग सेल का मतलब है कि स्फेयर है, कंडक्टिंग सेल है, तो उसके अंदर जो है, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सरफेस पर कुछ वैल्यू होती है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। तो देखिए, अभी स्टार्टिंग में यहाँ तक वैल्यू हमारी जीरो है, फिर एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है और फिर वैल्यू हमारी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सरफेस पे कुछ वैल्यू होता है और बाहर घटना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाला जो पॉइंट मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इनसाइड है, और जो बढ़ी हुई, जो बढ़ गया है, उसको बोलते हैं सरफेस की वैल्यू, और जो घटता हुआ ग्राफ है उसको बोलते हैं हम आउटसाइड। तो देखिए, ठीक है, तो आर इक्वल टू आर का मतलब है कि हम सरफेस के ऊपर है, और आर ग्रेटर देन आर का मतलब है कि हम सरफेस से बाहर है। ठीक है ना। तो आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर का, कैपिटल आर का मतलब यहाँ पर रेडियस है, कैपिटल आर का मतलब यहाँ पर रेडियस है। तो ये लिखा है कि रेडियस के बराबर है हमारा डिस्टेंस। देखिए, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर। आर का मतलब रेडियस, इसका मतलब है हमारा डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, मतलब हम सरफेस पर है। हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, मतलब हम बाहर है। तो ये ग्राफ आप याद रखिए। फिर दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो ये ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। एक स्फेयर के लिए पोटेंशियल का क्या ग्राफ होता है? देखिए, अंदर पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन में आती है, और फिर बाहर पोटेंशियल घटना स्टार्ट कर देगा सरफेस के बाद। तो वी और आर के बीच का ग्राफ किसके लिए? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए। अब दोस्तों फटाफट अगले ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद आर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। एक ही के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रखते हैं। देखिए, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, बस आपको पहचानना है। देखिए, जो नीचे वाला कर्व होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो नीचे वाला कर्व आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाला कर्व आपका पोटेंशियल होता है। पहचानने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ, तो सब जानते हैं वी और आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन का जो थीटा है, स्लोप है, इसका अगर हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन ऑफ थीटा स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब टेन थीटा अगर हम निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये छोटी सी ग्राफ, और इसके अलावा देखो ग्राफ को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम में ग्राफ ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर आई दे दे और यहाँ पर वी दे दे, और आपसे बोले तो अब इस बार जब आप टेन थीटा निकालोगे ना, तो आपको आंसर वन बाई आर मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर है वेरिएशन ऑफ करंट, ठीक है ना, करंट और वोल्टेज का फॉर जी ए एस। अब देखिए, करंट और ये वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तक ही ओम्स लॉ होता है, ध्यान रखना। मान लीजिए ये पॉइंट है कोई, तो ये ओम्स लॉ का वैलिड, क्योंकि यहाँ तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तक ओम्स लॉ ओबे होगा। ओम्स लॉ जो है ओबे होगा, ओबे का मतलब होता है वैलिड। उसके बाद नॉन लीनियर, यहाँ से ओम्स लॉ अपना बिगड़ गया, अब ओम्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं है। उसके बाद देखिए, ये नॉन लीनियर रीजन है, और ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है पूरा सब कुछ, नेगेटिव रेजिस्टेंस। यहाँ से ग्राफ नीचे चला गया तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, यानी ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, पर यहाँ ओम्स लॉ वैलिड है, यहाँ ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। लाइक आपसे किसी ने बोल दिया भैया हमारे पास एक है कॉपर है, तो कॉपर के लिए देखिए कैसा आएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, रो मींस रेजिस्टिविटी, टी मतलब टेम्परेचर, बढ़ती है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फिर अगर देखिए टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी अलॉय के लिए, तो देखेंगे अलॉय की वैल्यूज हल्की हल्की बढ़ती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ इनका ऐसा आता है, थोड़ा सा थोड़ा बढ़ता रहता है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके रेजिस्टिविटी पे। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा आता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी घटता है, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टिविटी घटता है। अब दोस्तों अगले ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने इक्वेशन कहीं ना कहीं देखा होगा एक सेल के लिए, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो अगर कभी भी आपको v और आई के बीच का ग्राफ दिखाई दे, तो ऐसे ग्राफ आएगा, और जिसका स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो कट हो रहा है, ये आपके ई को रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ईएमएफ होता है, स्लोप होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये ग्राफ वैसे ऐसे बनाया जाता है, इसको वाई एक्सिस पे रख के, इसको एक्स एक्सिस पे रख के। तो देखिए, ये आपका वाई हो गया, ये हो जाएगा आपका एम, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा y। तो ये छोड़ो, इतना नहीं सीखना है हमें, कुल मिला के कहानी बहुत सिंपल है। देखिए अगला ग्राफ है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये इसका कुछ वेरिएशन होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होता है, और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का किसके लिए? करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कॉइलिंग सर्कुलर कॉइल है, सर्कल है, सर्कल देखिए, एक सर्कल के एक्सिस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है कि कोई भी हो सकता है, लूप भी बोल सकते हैं इसको, लूप भी बोल सकते हैं, लूप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला ग्राफ होता है दोस्तों हमारे पास, देखिए मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ एच बाई टी। देखिए, तो यहाँ पर एच बाई
एम और एच बाई टी के बीच में ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा और ये सैचुरेशन रीजन हो जाता है और यहाँ पर क्यूरीज लॉ रीजन होता है, ये क्यूरीज लॉ रीजन। चलिए ग्राफ को बस याद रखना है आपको। फिर देखिए ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो डायमैग्नेटिक पे टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो पैरामैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती रहती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि डायमैग्नेटिक पे टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर देखिए पैरामैग्नेटिक के लिए फर्क पड़ता है, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच का ग्राफ है, आई और एच के बीच का ग्राफ है। देखिए तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो फटाफट दोस्तों आगे बढ़। तो दोस्तों इस ग्राफ को हमने देख लिया था। अब अगला ग्राफ देखिए, आई है, एच के बीच का ग्राफ है। देखो आई और एच की नाम याद रखो। अब देखिए जो सबसे ऊपर होता है वो फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है, उसके नीचे पैरामैग्नेटिक के लिए और सबसे नीचे नेगेटिव में डायामैग्नेटिक के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। फिर अब देखो वी और आई का टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है, टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है एसी वाले चैप्टर में वो ऐसा वेरिएशन होता है, तो सबको पता है। फिर यहाँ पर देखिए अगर डीसी की बात करें, डीसी तो एसी है हमारा, एसी एसी। अगर हम डीसी की बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में वी और टेम्परेचर या करंट या टेम्परेचर में देखोगे तो डीसी में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, डीसी का स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सी मतलब क्या, आपको पता होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी। तो इनका जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिया है हमने, तो आप क्या देखेंगे कि इन्वर्स रिलेशन, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे आगे के ग्राफ के बारे में। तो अगला ग्राफ हमारे पास होता है, अगला ग्राफ हमारा होता है एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक्सेल सबको पता क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई एफ एल फॉर्मूला होता है। तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको साफ दिख रहा होगा। फिर दोस्तों हमारे पास होता है एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। यहाँ पर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया है, तो ग्राफ ऐसा आएगा और ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो जो मिनिमम इंपेडेंस होता है, मिनिमम इंपेडेंस पे जो, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हाँ देखो जो आने वाला है उस पर मैं इंपॉर्टेंट पहले लिख दे रहा हूँ, ये आने के चांसेस होते हैं इनके। तो बैंड विड्थ ये होता है, देखिए जैसे कि मैंने कहा एक ग्राफ है मेरा। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपका वो ज़्यादा है, इस वाले पॉइंट पर आपका करंट सबसे मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम पॉइंट वाले का जो है इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। देखिए जहाँ पर इंपीडेंस मिनिमम हो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और जहाँ करंट मैक्सिमम हो वो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इस साइड है W1 और इस साइड है W2। W1 पे I0/√2 है, W2 पर भी I0/√2 है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे ग्राफ ऐसा बना के दे दे और बोले भैया इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, तो कौन बड़ा है। तो याद रखना, जिसकी पीक वैल्यू कम हो, जैसे इसकी पीक वैल्यू कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जिसका पीक वैल्यू कम हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो R1 बड़ा होगा R2 से, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फटाफट आगे ग्राफ की तरफ हम बढ़ेंगे, ये वाला ग्राफ आपको बाद में सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ सिखाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। नहीं पहले हम यही डील कर देते हैं ना, कि इसके बाद हम इस वाले चैप्टर पर आ जाते हैं। फटाफट रे ऑप्टिक्स है हमारा ये, तो रे ऑप्टिक्स वाली हम डील करते हैं दोस्तों। फटाफट हम रे ऑप्टिक्स की बातें कर लेते हैं, रे ऑप्टिक्स की बातें कर लेते हैं फटाफट। तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस एंगल का ग्राफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, जहाँ पर मिनिमम पॉइंट पे इंसिडेंस और एमर्जेंस एंगल बराबर होता है, और इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो रे ऑप्टिक्स का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आप बोले तो रे ऑप्टिक्स में यही वाले ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे रे ऑप्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर मतलब कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स में तो बहुत सारे हैं, डायग्राम भी बहुत सारे हैं, तो हम डेरिवेशन वाले डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो डायग्राम की बात कर रहे हैं जो छुपे हुए। आप बोलोगे सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ग्राफ, देखो हम डायग्राम नहीं, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें, एक तरह से ग्राफ है ये, और कुछ डायग्राम्स पढ़ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो भाई रे ऑप्टिक्स में तो बहुत सारे डायग्राम्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हैं, तो ये है वो है, तो हम सिर्फ वो ले रहे हैं जो छुपे हुए छुपरस्तम है, जिनके बच्चों की नजर नहीं जाती, जैसे इस पर नजर नहीं जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटेंसिटी ग्राफ इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए जब हमारा डिफ्रैक्शन होता है तो इंटेंसिटी ऐसी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा फिर धीरे धीरे मिनिमा होता रहता है, तो ये आपको याद रखना है, ड्रॉ करने को आ सकता है। इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस और इंटेंसिटी का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, तो सबका ग्राफ सेम होता है, बस यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर आपका एंगुलर पोजीशन आ गया है, यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस आ गया है, तो ये तीनों ग्राफ एक जैसे हैं। ज़्यादा तकलीफ ना हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, बाकी पूछा भी यही वाला जाता है बार बार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोनों के चांस बहुत कम है। देखिए अगला है अपने पास YDSC एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, इंटरफेरेंस, उसमें सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है, पाथ डिफरेंस वाला ही आप याद कर लेंगे, सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है, तो ये आपको याद रखना है, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आगे आप देखोगे कि अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ऐसा आता है, जहाँ पर इस पॉइंट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है और इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके ये रहे, ये ग्राफ एग्जाम में आने का चांस है। देखिए यहाँ पर लिखा है इन सबका ये वाला पॉइंट सेम है, यानी कि सेम इंटेंसिटी, इस ग्राफ में इंटेंसिटी सेम होता है, इंटेंसिटी सेम होता है, याद रखिएगा, इसमें इंटेंसिटी सेम होता है। पर देखिए हर बार अलग जाके इस जो कलेक्टर पोटेंशियल है, या इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में है नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देखेंगे ना तो हर किसी का अलग है, तो इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से ही पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, और ये वाली मतलब ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा 3 वाला है हमेशा। और ये यहाँ पर ये जो आप एफ से कंफ्यूज बनता हो ना, ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पर इंटेंसिटी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब ये वाला ग्राफ उल्टा है, इसमें क्या है, इंटेंसिटी अलग अलग है, देखिए, क्योंकि इंटेंसिटी अलग होने से करंट भी अलग होता है। तो इस बार मैं आपको बताऊँ तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन सब एक ही जगह जाके मर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ये बात आप याद रखना। तो ये हमारा ग्राफ दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बीच का ग्राफ प्रॉपर अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और नीचे होता है आपका वर्क फंक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप ध्यान रखना। वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं बता दूँ आपको, जो बता रहा हूँ वो लिखते रहेंगे आप लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे यार मैं साफ क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इस पर लिखने की आदत नहीं है ना। तो अगर हम बात करें कि ये है हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिखते हैं ना, न्यू तो मैं एफ लिख रहा हूँ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ऐसा आता है, और यहाँ जो ये वाला पॉइंट है इसको वर्क फंक्शन बाई ई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो बातें बोल रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला ग्राफ हमारा आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। देखिए ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी बाइंडिंग या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर है मास नंबर। ये तो बाइंडिंग एनर्जी लिखना है, एनर्जी बाइंडिंग थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, इसको आप बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, इसको बाइंडिंग एनर्जी लिखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको बाइंडिंग एनर्जी लिखना, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ग्राफ कैसे चल रहा है। यहाँ एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि हैवी न्यूक्लियस की एनर्जी कम रहती है बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए वो टूट जाते हैं। और इनकी एनर्जी अच्छी खासी, जैसे आयरन की एनर्जी अच्छी खासी होती है, इससे टूटता नहीं, वो स्टेबल होता है। फिर ये अब इसके बाद देखिए वी आई कर्व फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ पर कर्व की जगह पर कई बार एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज हो सकता है कर्व की जगह पे। तो देखिए आई और वी का जो यहाँ पर ये जो मैं आपको बताऊँ, ये ग्राफ ऐसे सट के चलता है, सट के, और इसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। तो थोड़ा सटा के ले जाना है आपको, ऐसे ये अब हुआ, ये ग्राफ आप सटा के ले जाएंगे नीचे, सटाने का मतलब चिपका के। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो जब आप ग्राफ को उठाएंगे ना, तो आप उठाना थोड़ा सा जमीन से सटा के, हाँ आप सट उठाना ऐसे, ये आपका ग्राफ होगा ऐसे, यूँ उठा के एकदम चिपका के। तो ये आपका ये जो यहाँ वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है आपके लिए फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। रिवर्स बाइसिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, ये रहा देखो, वी आई कर्व इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में ऐसे जाता है ये। कई बार कई सारी बुक्स में ना इसको उठाते नहीं है ज़्यादा, ऐसे रखते हैं, तो बनाने में भाई बिल्कुल प्रिसाइज तो बनेगा नहीं, ऐसे रखते हैं ऐसे, फिर यो। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर इस पॉइंट को हम ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं। आई और वी का ग्राफ है, ये आई और वी का ग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या देखिए, वी आई कर्व फॉर कंपेरिजन इन फॉरवर्ड बाइस, देखिए आई और वी का ग्राफ है, देखो यहाँ पर, सही कह रहे हो, ये नी वोल्टेज है। तो ये जो नी वोल्टेज है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारे एक सिलिकॉन है और एक है जर्मेनियम। तो कहते हैं कि सिलिकॉन के लिए वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, जर्मेनियम के लिए वैल्यू कम होती है। अब ये ग्राफ एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, मैं थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करूँ। तो ये ग्राफ ऐसे दिखते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा सा। सिलिकॉन का थोड़ा ऐसे उठ के जाता है और जर्मेनियम का थोड़ा पहले उठ जाता है। तो ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नी वोल्टेज इसके लिए यहाँ पर है और इसके लिए नी वोल्टेज यहाँ पर है। ये इसके लिए नी वोल्टेज है, नी मतलब जो जहाँ से ग्राफ उठना स्टार्ट करेगा उसको नी वोल्टेज कहते हैं। अब देखो ये रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम होता है, तो माइक्रो में होता है, पर इतना रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो एम्पियर में होता है। और फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में होता है, फॉरवर्ड में मिली में मिल जाता है हमें, फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पियर में होता है। पर ये ग्राफ का हिस्सा हो भी सकता है, पर इतना कोई समझने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वी आई कर्व इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाई। तो फॉरवर्ड वाइज में करंट आपको मिली एम्पियर में मिलता है, और रिवर्स वाइज में माइक्रो एम्पियर। मतलब जो हमने अलग अलग ग्राफ पढ़ा है, जो हमने ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ अलग अलग पढ़ा है, उनको हमने इकट्ठे यहाँ पर बना दिया। अब दोस्तों कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे बोलेंगे कि भाई इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एनर्जी बैंड बना के दिखाओ। अब दोस्तों आप लोगों को कई बार डिस्टर्बेंस हो रही होगी, रीजन क्या है, देखो मेरे घर में 2 ही कमरे हैं, और अभी अभी भाई की शादी हुई है, तो एक कमरे तो उसने ले लिया है, दूसरा एक कमरे का दीवार दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ है। तो मम्मी पापा मैं और पूरी फैमिली उसी में रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो साउंड की वजह से यार ऐसा ना हो कि तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसा मत करना यार, गरीब लोग हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तुम ही माई बाप हो, ईमानदारी से बताऊँ तो तुम्हारी वजह से ही घर चल रहा है, ठीक है ना, घर का चूल्हा जल रहा है, तो देख लेना अपने हिसाब से हैं। अब देखो दोस्तों कहानी क्या है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो एग्जाम में आ सकता है कि एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड ये देखो, जैसे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम आ सकता है आपके लिए कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के बारे में एनर्जी लेवल डायग्राम से बताओ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सरप्राइज आपके लास्ट में, ये तो आ गया, मैं कहता हूँ ये वाला तो क्वेश्चन आ ही गया, हर 2 साल में एक बार आ जाता है, और तुम्हारी किस्मत है, आने का चांसेस भी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम आता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये करके पक्का जाना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपको, तो देखो अगर पी टाइप में देखोगे तो नीचे लेवल बना होता है, और एन टाइप में देखोगे तो ऊपर लेवल बना होता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो मैंने जानबूझ के यहाँ पे मिस किया है, किस लेवल का नाम क्या होता है।
और इस लेवल का क्या नाम होता है, ये आप गूगल पे सर्च मारना आपको मिलेगा। एन टाइप में ये लेवल एक्सेप्टर है कि डोनर है, और पी टाइप में ये एक्सेप्टर है कि डोनर है, ये मुझे बताना। बाकी डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, यही डायग्राम आपको याद करके जाना है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप वैल्यूज नहीं लिखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यूज के पीछे मत पड़ना है, कौन याद करके जाएगा। सिंपल ये याद रखना है आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरे ग्राफ में। जितने भी ग्राफ हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यही एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज डाल चुका हूँ, बहुत कुछ डाल चुका हूँ, आप उसे पढ़ना प्लीज़। और लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, झूठ नहीं बोलता मैं। ऐसा नहीं कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ, तेल लगा रहा हूँ। आपको मुझे आपसे सच में प्यार है। थैंक यू। क्योंकि मैं सोचो कम से कम 10 मिनट से सू रोक के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आप तो पेपर तो अच्छा ही जाएगा, ये मेरे घर के लोग मुझे बता रहे, ये बोलो।